Hello students, as you know we are doing the chapter financial management and आज हम पढ़ने वाले हैं objectives of financial management and also one of the financial decision. So let's start our today's class with objective of financial management. Financial management का objective है जो equity shareholders हैं, it means जो owners हैं उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ऑनर्स के शेयर वैल्यू इंक्रीज़ होगी. फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक 3 मेन डिसीजंस: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. नाउ दिस मैनेजर शुड टेक डिसीजंस which will ultimately be more beneficial for shareholders. ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिससे शेयर होल्डर की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हों और उन्हें बेनिफिट हो. और इसे अचीव करने का कौन सा तरीका है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर, एंड दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. अगर मार्केट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ेगी, और अगर मार्केट के प्राइसेस गिरेंगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी कम होगी. एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट शेयर होल्डर्स वेल्थ इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विद मार्केट प्राइस पर शेयर. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन XYZ कंपनी के 100 शेयर्स परचेज करता है. ईच शेयर 100 रुपीज़ का है, तो इसका मतलब है उस पर्सन की जो वेल्थ है कंपनी में वो है 10,000 रुपीज़. दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई विद 100. कुछ टाइम के बाद शेयर की वैल्यू 120 हो जाती है, तो अब उस शेयर होल्डर की जो मार्केट वैल्यू यानी कि जो वेल्थ है वो 12,000 हो जाएगी. यानी कि 100 शेयर्स थे और 120 का एक शेयर है, तो कितनी हो गई? 12,000. इस तरीके से शेयर होल्डर की वेल्थ 2,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई. सिमिलरली अगर मार्केट शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी कम हो जाएगी. एक बात और आपको जो समझनी है वो ये कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने का ऑब्जेक्टिव है, ये बाकी ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करता है. देखो, इक्विटी शेयर होल्डर को तो सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है, सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, जो भी कुछ बच जाता है. उससे पहले तो सप्लायर्स की पेमेंट, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देना, क्रेडिटर्स को पेमेंट देना, और भी बहुत तरीके के क्लेम्स होते हैं जिनकी पेमेंट करना ज़रूरी है. तो अगर शेयर होल्डर्स इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो बाकी की पार्टीज़ हैं, एम्प्लॉय, सप्लायर, क्रेडिटर्स, इन्हें भी पूरा क्लेम रिसीव हो रहा है. और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि शेयर्स के प्राइस गलत तरीक़ों से इंक्रीज़ नहीं करने हैं. शेयर्स के प्राइस अपने आप इंक्रीज़ होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब बिज़नेस एक्चुअल में ग्रो करेगा. एंड टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अ मैनेजर हैज़ टू टेक 3 important decisions. Let's read about it. फर्स्ट इज़ ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीज़न. यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. सेकेंड इज़ ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीज़न. यहाँ पर ये देखा जाएगा फाइनेंस कहाँ से लाया जाए, कौन से सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को चूज़ किया जाए जिससे कॉस्ट जो है कैपिटल पर कम से कम आए. क्योंकि अगर किसी से फाइनेंस ले रहे हैं तो उसे उसके रिटर्न में कुछ तो देना पड़ेगा. अगर शेयर्स के थ्रू फाइनेंस कलेक्ट करा जा रहा है तो उन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा. अगर डिबेंचर या लोन के थ्रू किया जा रहा है तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस मीडियम से कम आए, ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं लाइक रिस्क, लिक्विडिटी. तो इन फैक्टर्स को देखते हुए फाइनेंसिंग डिसीज़न लिया जाता है. थर्ड इज़ ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीज़न. अब जब प्रॉफिट हो जाता है कंपनी का तो उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है. ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. कई बार फ्यूचर के लिए कुछ पेमेंट को एक रिज़र्व में रख दिया जाता है. तो कितना डिविडेंड के रूप में दिया जाए और कितना कंपनी अपने पास रखे, ये डिसीज़न लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर ये डिसीज़न सक्सेसफुल रहते हैं तो इसका मार्केट प्राइस पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, और डेफिनेटली इससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आती है. तो ये तो था ऑब्जेक्टिव ऑफ
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, रोल और ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस। कब से हम बात करें कि 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। अब वन बाय वन हम इन्हीं डिसीजंस को पढ़ने वाले हैं और आज के टॉपिक में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कवर करेंगे। So there are 3 important financial decision: investment decision, financing decision and dividend decision. Investment decision. It refer to deciding about how the funds are invested in different assets so that they are capable to earn the highest possible return for the investors. जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, हम चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो उसके लिए एक मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एसेट में कितना पैसा लगाया जाए। इट मीन्स कहाँ कितने इन्वेस्टमेंट की जाए। बिजनेस में 2 तरीके की एसेट्स होती है, राइट। वी कैन कैटेगराइज द एसेट्स इन 2 पार्ट्स, लॉन्ग टर्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एंड शॉर्ट टर्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज करंट, राइट। तो 2 तरीके की एसेट्स होती हैं, इनका प्रोपोर्शन भी डिसाइड करना ज़रूरी है। लेट्स रीड अबाउट इट। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका सेकंड नेम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग के जो डिसीज़न लिए जाते हैं, बजट बनाना, वो बड़ी एसेट्स को लेकर किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेकर बजट तैयार किए जाते हैं। जो डेली के खर्चे होते हैं या जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, खर्चे नहीं सॉरी इन्वेस्टमेंट होती है, फॉर दैट बजटिंग नहीं की जाती है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही सेकंड नेम है। जैसे कोई मशीन खरीदनी है, लैंड खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट है, किसी अदर कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, इन सब से रिलेटेड डिसीज़न इसमें कवर होते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न है। देखो, जो लॉन्ग टर्म एसेट होती है उस पर पैसा एक बार लगाया जाता है, बट बेनिफिट उससे लॉन्ग टर्म लिया जाता है। अगर वही पैसा गलत जगह लग जाए तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। सेकंड इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका सेकंड नेम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जैसे ऊपर लॉन्ग टर्म का नेम था कैपिटल बजटिंग, एंड इसी तरीके से शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसका नेम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल जो बिज़नेस को वर्क रन करने के लिए ज़रूरी है। इसमें शॉर्ट टर्म एसेट्स आ जाती है, करंट एसेट्स आ जाती है, जैसे कि कैश में कितना हमें रखना है, स्टॉक में कितना रखना है, डेटर्स कितने तक हम रख सकते हैं। इसका मेन मोटो ये होता है कि कभी भी बिज़नेस में फाइनेंस की कमी ना रहे। जो डेली के लिए जितना फाइनेंस चाहिए होता है वो रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। जैसे हमें टाइम टू टाइम क्रेडिटर्स को पे करना होता है ना, तो हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल होना चाहिए कि हम टाइम टू टाइम जो ये रेगुलर पेमेंट्स है इनको कर सके। और डेली के लिए डेफिनेटली कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो नीड भी पूरी की जा सके। इन 2 बातों का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। लेट्स रीड अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 2 तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म या कैपिटल बजटिंग, और सेकेंड शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये डिसीजंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, कई बातों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो डिपेंड करता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अंडर जो हम पैसा लगा रहे हैं, दो चीज़ों को देखेंगे कि कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है और कैश इनफ्लो कितना होगा। सपोज़ करो आपको एक फैक्ट्री के लिए मशीन चाहिए एंड यू हैव 3 ऑप्शन, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। यू कैन परचेज एनी ऑफ दीज मशीन। अब यहाँ पर देखना है कि उस मशीन पर कॉस्ट कितनी आएगी और उस मशीन से कितनी जल्दी हमें पैसा रिकवर हो जाएगा। मशीन ए वो 5 लाख की है, मशीन बी वो भी 5 की है और मशीन सी ये भी 5 लाख की है। जो मशीन ए है उसे तो आपको 3 साल के अंदर पूरे 5 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। जो मशीन बी है वो हर साल आपको 1 लाख रुपए देगी। और जो मशीन सी है वो शुरू में पहले साल 3 लाख, दूसरे साल 2 लाख दे देगी। यानी तीनों मशीनों का टाइम क्या है, पहली मशीन 3 साल लगा रही है, दूसरी 5 साल लगा रही है और तीसरी 2 साल लगा रही है। कैश आउटफ्लो तो पहले ही हो गया, जब आपने प्रोजेक्ट को चूज़ करोगे, जो उन सभी मशीन ख़रीद रहे हो, तभी कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और कैश इनफ्लो मतलब कि कितनी जल्दी आपने जो पैसा लगाया है वो आपका रिकवर हो जाएगा, कितने टाइम पीरियड में।
तो इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी वजह से किसी भी प्रोजेक्ट का कैश फ्लो डिटरमाइन करता है कि कहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए। सेकेंड इज़ द रेट ऑफ रिटर्न, कितने परसेंट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। आज अगर आप 5 लाख लगा रहे हो तो कितने परसेंट वो आपको रिटर्न देगा। यूजुअली जो हायर रेट ऑफ रिटर्न होता है उसी को सिलेक्ट किया जाता है, बट ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हायर रेट ऑफ रिटर्न है तो रिस्क भी हायर ही मिलेगा। लोअर रेट ऑफ रिटर्न मतलब लो रिस्क। बट अगर हम बात करें, दो प्रोजेक्ट है जिनका रिस्क सेम है, एक प्रोजेक्ट है वो हायर रिटर्न दे रहा है और दूसरा लो रिटर्न दे रहा है, देन ऑब्वियसली नो डाउट हायर रिटर्न वाला प्रोजेक्ट ही चूज़ किया जाएगा। इसलिए रेट ऑफ रिटर्न भी एक फैक्टर रहता है। थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। देखो, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, कैश फ्लो कैसा रहेगा, ये फैक्टर्स तो हैं ही जो एक डिसीज़न लेने में देखे जाते हैं, बट इसके अलावा भी कई सारे और फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देखना पड़ता है। कई ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि लेबर की अवेलेबिलिटी को चेक करना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को चेक करना, मशीनरी अवेलेबल है या नहीं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स, देयर मेथड्स आर अवेलेबल, जिन मेथड्स का यूज़ करके इन्वेस्टिंग डिसीज़न लिया जा सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर सभी अल्टरनेटिव को बहुत केयरफुली एनालाइज करते हैं एंड देन अपना डिसीज़न लेता है। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। कीपिंग एडिक्वेट अमाउंट of the working capital at all the times in the business is called management of the working capital। जब बात कहते हैं कि एडिक्वेट अमाउंट, तो इसका मतलब है ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम, क्योंकि दोनों ही नुकसानदायक है। सोचो अगर ज़्यादा लिक्विड है, हमारे पास ज़्यादा कैश पड़ा है, एक्सेस में कैश बिजनेस में रहता है, या ज़्यादा पैसा स्टॉक में लगा हुआ है, फंसा हुआ है, तो ये नुकसान की बात है। क्योंकि देखो, अगर कैश ज़्यादा है तो वेस्ट पड़ा है मनी, अगर स्टॉक एक्सेस में है तो फिर उसके डैमेज होने की, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने का रिस्क रहता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ये कम हो जाए बिज़नेस में, तो डेली के खर्चे करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। एक एक एक्टिविटी करने में जब फाइनेंस की प्रॉब्लम आने लगेगी तो एक एक्टिविटी की वजह से अदर एक्टिविटी डिले, इससे सारा काम ही रुक जाएगा। वैसे बहुत ही छोटा सा पॉइंट है वर्किंग कैपिटल, बट ये उतना ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है। एक एडिक्वेट अमाउंट यानी कि एक प्रॉपर लिक्विडिटी को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, जो डेफिनेटली फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है फर्म की वेरियस फैक्टर्स को एनालाइज कर लेता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। एज अ होमवर्क यू हैव टू रीड इट अगेन एंड लर्न इट। थैंक यू।